Hello all, I am Dr. Meghala Shatra and I welcome you all to the Langlet Expert. This is an online platform where we provide you assistance to fulfill your dream of becoming a teacher. आज हम पढ़ेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द रोड नॉट टेकन. ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? द रोड नॉट टेकन. ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं. रोड नॉट टेकन रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, जो कि अमेरिकन पोएट है. ठीक है, सो इट हैज बीन रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, है ना, जो कि एक अमेरिकन पोएट है. ठीक है, अब जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि जब भी हम कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं तो उनके जो बैकग्राउंड है, टेक्स्ट के जो बैकग्राउंड होते हैं, जो राइटर है, जो ऑथर है, उनके बारे में भी हमें थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए. ठीक है, ताकि ओवरऑल हम जब टेक्स्ट एनालिसिस करें तो उसमें थोड़ा सा हमें हेल्प हो जाए, है ना. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिका के एक बहुत ही जाने माने पोएट है. इनके बारे में कुछ चीजें हमें जान लेनी चाहिए. जैसे कि पहली चीज, ही वॉज बॉर्न इन 1874. ठीक है, उनका जन्म हुआ था 1874 में एंड ही डाइड इन 1963. ठीक है, तो ये जो टाइम स्पैन है, ये जो समय है, जो ड्यूरेशन है उनके बर्थ और डेथ के बीच, ये ड्यूरेशन मॉडर्निज्म कहलाता है. ठीक है, सो दिस इज अ फेज ऑफ मॉडर्निज्म 1963. तो ये जो टाइम है, ये मॉडर्न जो पीरियड है वो हो जाता है, वो कहलाता है. ठीक है, तो अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन से एरा में बिलोंग करते थे? मॉडर्न, या कोई कोई उनको प्री मॉडर्न एज की भी बोलते हैं. ठीक है, सो आइदर मॉडर्न और प्री मॉडर्न. देयर इज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन समटाइम्स. ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि मॉडर्निस्ट पोइट्री जो है वो किस प्रकार के होते थे. यूजुअली वो एक ऐसा फेज था जब लोग अपनी मतलब पोएम की फॉर्म को लेकर के, या कोई भी अगर पोएम, चाहे ड्रामा या जो भी चीज है, कोई भी लिटरेरी फॉर्म है, दैट वाज एन एज ऑफ एक्सपेरिमेंट. वो एक एक्सपेरिमेंट का टाइम था जब लोग बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे फॉर्म को लेकर के, थीम को लेकर, इस तरीके से उन थीम को अपने पोएम में डाला जा सकता है. लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अगर हम पोएम देखेंगे, हमारे सिलेबस में 3 पोएम दिए गए हैं इनका. एक तो आफ्टर एप्पल पिकिंग, दूसरा क्या है, द रोड नॉट टेकन, और तीसरा स्टॉपिंग बाय वुड ऑन अ स्नोई इवनिंग. तो इन तीनों पोएम ही काफी है. अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इनके जो पोएम है, लैंग्वेज भी बहुत सिंपल है और जो थीम है वो भी बहुत डेली लाइफ की जो स्ट्रगल है, डेली लाइफ के बहुत ही ऑर्डिनरी कोई इंसिडेंट को लेकर के इन्होंने बात किया है. ठीक है, तो मॉडर्निज्म की जो बेसिक ट्रेंड है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये इनकी राइटिंग में नहीं देखा जाता है. इसीलिए कोई कोई ऐसे हैं जिन्होंने रॉबर्ट फ्रॉस्ट को ये भी बोला है कि इन्होंने क्या है, जो मॉडर्निस्ट पोएट्री की जो तौर तरीके हैं, इन चीजों से अपने आप को हमेशा ही दूर रखा है. ठीक है, अब हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन जान लेंगे. जैसे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो 31 टाइम्स नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेटेड हुए थे. He was nominated 31 times for Nobel Prize. ठीक है, nominated for the Nobel Prize. रीजनल नॉवेल हमने सुना था, जैसे थॉमस हार्डी एक रीजनल नॉवेलिस्ट कहलाते हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी नॉवेल में मोर और लेस जो सेटिंग है नॉवेल की, वो वेसेक्स में देखा जाता है ना. तो उनकी नॉवेल को इसीलिए वेसेक्स नॉवेल भी कहा जाता है और थॉमस हार्डी को वैसे एक रीजनल नॉवेलिस्ट भी कहा जाता है. वैसे और भी रीजनल नॉवेलिस्ट होते हैं जिन्होंने एक पर्टिकुलर जो जगह है, उन जगहों को, उस पर्टिकुलर जगह को अपने सारी कहानियों में मेन जो सेटिंग है वैसे ट्रीट करते हैं. जैसे इंडिया में भी एक ऐसे बहुत जाने माने राइटर थे जिन्होंने एक बहुत ही
फेमस, मतलब उनकी राइटिंग के जरिए वो जगह बहुत फेमस हो गया था। वैसे वो जगह का कोई रियल एग्जिस्टेंस तो नहीं थे, वो फिक्शनल थे। तो उनकी राइटिंग के जरिए वो जगह बहुत ज्यादा लोगों के मन में बैठ गए हैं। तो आपका कोई गेस है कि वो राइटर कौन है और वो जगह कौन क्या है? वो राइटर है R.K. नारायण और वो जगह का नाम है मालगुडी। ठीक है, तो वैसे ही जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो भी अपनी जो पर्टिकुलरली जो अर्ली पोएम्स, मतलब जो उन्होंने पहले लिखा था, ऐसे पोएम में उन्होंने एक पर्टिकुलर जगह को अपने पोएम की सेटिंग बनाए हुए थे। वो जगह क्या है? उनकी जो सेटिंग है अर्ली पोएम्स की, वो है न्यू इंग्लैंड। ठीक है, अब न्यू इंग्लैंड क्या है? वैसे तो हम कह रहे हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन पोइट है, तो फिर ये न्यू इंग्लैंड उनकी पोएम की सेटिंग कैसे बन गई? न्यू इंग्लैंड उनकी पोएम की सेटिंग इसलिए बनी क्योंकि आप लोगों को पता होगा, अमेरिका की हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि अमेरिका भी ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करते थे, है ना। तो जब ब्रिटिश जो थे, जब वो अमेरिका में आए और वहां की कुछ कुछ जगहों में अपना मतलब रहने लगे, तो उन जगहों को, कुछ पर्टिकुलर एरिया को इंग्लैंड के कुछ पर्टिकुलर नाम से, बस उसके पहले एक न्यू जोड़ दिया जाता है और फिर वैसे ही उसी नाम से वो बुलाने लगे। न्यू इंग्लैंड भी अमेरिका के कुछ ऐसे 6 रीजियंस है, 6 ऐसे क्षेत्र है, उसको हम न्यू इंग्लैंड बोलते हैं, है ना। ओके, पर्टिकुलरली न्यू इंग्लैंड का कहाँ? न्यू इंग्लैंड का न्यू हैम्पशायर। ठीक है, क्योंकि इस जगह पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट रह भी चुके हैं। ठीक है, वेल, इनके बारे में हम और क्या जान सकते हैं? इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हम और भी याद रख सकते हैं, जो कि याद रखना जरूरी भी है। ठीक है, पोइट के बारे में जानना। ओके, पहले हम ये बोले हैं आपको कि इनकी जो पोएम है उसमें मॉडर्निज्म की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यूजुअली नहीं देखा जाता। तो इनके पोएम जो है वो बहुत ही सिंपल है, लैंग्वेज भी बहुत ल्यूसिड है, बहुत ही सिंपल है। लेकिन अगर आप डीप रीडिंग करें तो आपको ये समझ में आएगा कि इनकी पोएम भले ही वो कोई ऑर्डिनरी इवेंट को लेकर हो, कोई ऑर्डिनरी इंसिडेंट को लेकर हो, बट उसके जरिए भी इन्होंने कोई फिलोसॉफिकल मैसेज जो है वो अपने ऑडियंस को, अपने रीडर को देना चाहा। अब हम देखेंगे कि जैसे उनके पोएम्स है हमारे सिलेबस में, लाइक एप्पल पिकिंग या स्टॉपिंग बाय वुड ऑन अ स्नोई इवनिंग या द रोड नॉट टेकन, इन पोएम में क्या फिलोसॉफिकल मैसेज उन्होंने दिया है। ठीक है, तो वो तो हम बाद में डिकोड करेंगे जब हम टेक्स्ट को लेकर के डील करेंगे। ऑलराइट, ओके, इनको इस नाम से, एक और नाम से भी जाना जाता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट को, दैट इज पोएट लॉरिएट ऑफ वर्मंट। ठीक है, तो किस नाम से जाना जाता है? पोएट लॉरिएट ऑफ वर्मंट। अब हम देखेंगे कि द रोड नॉट टेकन इस पोएम में क्या पाया जाता है। ठीक है, तो रोड नॉट टेकन कौन से पोइट्री कलेक्शन से लिया गया है? रोड नॉट टेकन लिया गया है माउंटेन इंटरवल से, है ना, माउंटेन इंटरवल। ठीक है, ये पोइट्री कलेक्शन है जहां से ये पोएम लिया गया है। ऑलराइट, तो रोड नॉट टेकन एक बहुत ही छोटा पोएम है, अगर आप उनको पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कि उसकी जो समरी है वो ऐसा है कि एक ट्रैवलर जो है, एक ट्रैवलर वो रास्ते से जा रहे थे, जंगल के अंदर से रास्ते हैं, जंगल के बीच से रास्ता है, तो वो एक जगह पर पहुंच के उन्होंने क्या देखा कि रास्ता जो है वो बाइफरकेटेड हो गया है, मतलब दोनों साइड से 2 रास्ता निकल गए हैं। ठीक है, अब जंगल के अंदर है तो उनको पहले तो वो खूब देखने की कोशिश की कि कौन से रास्ते कहाँ तक जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट थे तो उनको दिखाई नहीं दिया। तो ये एक ऐसा पॉइंट है, अब एक ट्रैवलर दोनों रास्ते से तो बराबर नहीं चल सकते, तो उनको एक कोई डिसीजन लेना था कि उनको कौन से रास्ते से जाना है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ही हैड टू डिसाइड एंड ही डिसाइडेड वन पर्टिकुलर रोड, एक पर्टिकुलर रास्ता उन्होंने चुना। तो अब उनको ये पता है कि
भले ही वो एक रास्ता चुना है, लेकिन के मन में यही चलता रहेगा कि अगर हम दूसरा रास्ता लेते तो वो कहाँ तक जाता या उसका नतीजा क्या होता, ठीक है, क्या पॉसिबल कंसिक्वेंस उसके हो सकते थे। क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम जो है जब भी हम कोई ऑप्शन छोड़ते हैं तो हमें हमेशा वही चीज बहुत ज्यादा सताते रहते हैं कि अगर हम ये ऑप्शन लेते, अगर उसको ऑप्ट करते तो क्या नतीजा निकलता, क्या उसके कंसिक्वेंस निकलते। ठीक है, आप इस पोएम के टाइटल को देखो, द रोड नॉट टेकन। तो ये पोएम उस रोड के बारे में नहीं है जिस रोड पे जाने के लिए उन्होंने सोचा, ये पोएम उस रोड के बारे में है जो उन्होंने मतलब छोड़ दिया, है ना। तो उन्होंने अपने आप को ये बोल के भी थोड़ा सा तसल्ली देने की कोशिश की, थोड़ा सा अपने आप को कंफर्ट देने की कोशिश की कि कभी वो दोबारा आएंगे तो फिर वो दूसरा जो रास्ता है वो उसी से चलेंगे। लेकिन उनको बहुत अच्छे से पता है कि वो दोबारा कभी वापस आएंगे नहीं, क्योंकि रास्ते जो है, जीवन के रास्ते हमेशा हमको आगे ही लेकर जाते हैं। मतलब एक रास्ते से हम दूसरे रास्ते, दूसरे से तीसरे, ऐसे हम सामने की तरफ ही लगातार चलते जाते हैं। हम पीछे मुड़ के उस जगह पर तो आते नहीं है, इसीलिए उनका आना दूसरे रास्ते से जाने के लिए उसकी चांस बहुत ही कम है, ये उनको भी मालूम है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो अपने आप को तसल्ली दे रहे थे और साथ में वो अपने आप से ये भी कह रहे थे कि कभी वो अपने आप को यही बोलेंगे कि हमने जो है वो एक रास्ता हमने चुना था और हमारी उसी सिलेक्शन का नतीजा ये है कि आज हम जहाँ खड़े हैं वो उसी सिलेक्शन का नतीजा है। और उस रास्ते को चुनने के पीछे वजह क्या है कि वो जो रास्ता है वो मतलब उसमें लोग कम चले हैं, वो रास्ता जो है वो अलग है क्योंकि उसमें ज्यादा लोग चले नहीं है। दैट रोड वॉज लेस ट्रेवल्ड बाय, मतलब बहुत कम लोग उस राहों पे चले हैं। पर अगर उस पोइम को हम ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं पोइट जो है वो खुद एडमिट किया है कि दोनों राहों पर बहुत ज्यादा, दोनों राहों के बीच बहुत ज्यादा उसमें अंतर नहीं है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये सिर्फ अपने आप को एक काइंड ऑफ कंसोलेशन देना है कि हमने जो मतलब अपने लिए चॉइस लिया है वो हमारे लिए क्यों जस्टिफाइड है, तो वो हम अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि पोएम का जो कॉन्टेक्स्ट है वो कॉन्टेक्स्ट क्या है, मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये पोएम लिखा था। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट है कि इनके एक पोएट फ्रेंड हुआ करते थे जिनका नाम था एडवर्ड थॉमस। ठीक है, एडवर्ड थॉमस, ये थे इन्हीं के एक फेलो पोएट। ठीक है, तो इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, इनका क्या रोल है इस पोएम में। एडवर्ड थॉमस के साथ इनकी फ्रेंडशिप हुई थी जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट कुछ टाइम के लिए इंग्लैंड में गए और वहां पर रहने लगे। ये दोनों हमेशा मतलब वॉक पे जाते थे। तो एडवर्ड थॉमस की ये आदत थी कि वो जिंदगी में जो नहीं हुआ, जिन राहों को उन्होंने छोड़ दिया, जो ऑप्शंस उन्होंने छोड़ दिया, उन चीजों को लेकर के वो बहुत ज्यादा सोचते थे। ठीक है, अगर हम इस रास्ते पे चलते तो क्या होता, अगर हम ये करते तो क्या होता। तो एक कह सकते हैं कि अपने दोस्त को मजाक में ये समझाने के लिए कि हमें जो है वो प्रेजेंट में हमें जीना चाहिए, है ना, क्या करने से क्या होता ये सोचने का कोई मतलब नहीं है। तो काइंड ऑफ एक लेसन था मतलब उनके लिए, एडवर्ड थॉमस के लिए, तो इसीलिए उन्होंने ये पोएम लिखा था, है ना। तो ये तो हो गया कॉन्टेक्स्ट, राइट। अब हम ये देखेंगे कि ओवरऑल इस पोएम का थीम क्या है। ओवरऑल इस पोएम का थीम क्या है, तो थीम क्या है, थीम है मेकिंग अ डिसीजन। आपको एक डिसीजन लेना होता है ना, जब जिंदगी में एक से ज्यादा आपके पास ऑप्शन हो, है ना। When many options are available, ठीक है। Many options are available, right? पोएम का अगर हम लिटरल मीनिंग निकालना चाहे, मतलब एक नजर में देख के जो मीनिंग आपको समझ में आ रहे हैं वो क्या है कि एक जगह पर एक ट्रैवलर को आकर रुकना पड़ा क्योंकि वहां पर रास्ते जो है वो दोनों साइड से निकल गए थे। तो उनको कोई एक रास्ता चुनना था,
तो उन्होंने सोचा कि उनको कौन से रास्ता चुनना है, फिर उन्होंने एक रास्ता चुना, लेकिन कहीं ना कहीं वो मन ही मन जानते थे कि दूसरा रास्ता नहीं चुनने के कारण उनको बाद में कभी ना कभी पछतावा हो सकती है। ये तो इसकी लिटरल मीनिंग है। इसकी मेटाफोरिकल मीनिंग भी है ना। इसकी ये पोएम जो है ये हाईली सिंबॉलिक है, ठीक है। तो इसकी जो मेटाफोरिकल मीनिंग है या सिंबॉलिक मीनिंग है, ठीक है, वो क्या है? व्हाट इज द सिंबॉलिक मीनिंग, ठीक है। आप देखना कि पोएम में ये बोला गया है कि दो रास्ता बिल्कुल दो फॉर्क की तरह है। फॉर्क आपने देखा होगा, काइंड ऑफ अ स्पून। तो दोनों तरफ से वो निकल गए हैं। तो वो जो फॉर्क के साथ उसको कंपेयर किए गए वो इसलिए क्योंकि वहां पर रोड जो है वो हमारी जिंदगी की चॉइस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो रोड रिप्रेजेंट्स चॉइस, ठीक है। जीवन में जब भी हमें कोई पर्टिकुलर चॉइस लेना पड़ता है, जैसे बहुत ज्यादा ऑप्शन है, एक से ज्यादा ऑप्शन है और हमें कोई एक चॉइस अपना करना पड़ेगा क्योंकि हम दो चीज एक साथ नहीं कर सकते, तो रोड जो है वो उस चॉइस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब वहां पर देखना कि येलो वुड, ठीक है, एक फ्रेज तो ऐसे भी यूज किया गया है, येलो वुड, है ना। येलो वुड क्या है? जंगल येलो कैसे हो सकता है? जंगल येलो तब हो सकता है जब वो ऑटम का मौसम हो, है ना। ऑटम का मौसम हो और पत्ते जो है वो सारे पीले कलर के हो गए हो, मतलब झड़ने के बस मतलब प्रीवियस मोमेंट है, मतलब पतझड़ के मौसम बस आने ही वाले हैं, उसके पहले का सिचुएशन है। तो येलो वुड जो है वो ये भी दिखा रहा है कि दिस इंडिकेट्स अ चेंज, है ना। मतलब जंगल में ये जो कलर बदल रहा है, दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चेंज इन लाइफ, है ना। तो जंगल की जो चेंज है, जो कलर का मतलब जो चेंज है, पत्तों के कलर का चेंज है, वो ह्यूमन लाइफ में जो डिफरेंट स्टेजेस आते हैं, जो चेंज होते रहते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो चेंज इन ह्यूमन लाइफ, ठीक है। ऑलराइट, अब मेटाफोरिकल या सिंबॉलिक मीनिंग इसकी क्या है कि whenever there is a situation when you have to make a decision, जब भी जिंदगी में ऐसी कोई स्थिति आए जब आपको कोई डिसीजन लेना हो, क्योंकि आपके पास कई ऑप्शंस हैं और उसमें से आपको कोई एक ही चुनना है, तो आपको क्या करना है कि आपको कोई भी एक डिसीजन फर्मली लेना होगा, कॉन्फिडेंटली लेना होगा, क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम अगर उस डिसीजन को ले भी लेते हैं, जो डिसीजन हमने नहीं लिया, जो ऑप्शन को हमने छोड़ दिया, हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, फिर रिग्रेट होते हैं, है ना। रिग्रेट में हमारे टाइम चले जाते हैं। उसके बाद फिर हम ये भी सोचते हैं कि हम वापस आकर फिर दूसरा वाला ऑप्शन जो है उसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे। पर जिंदगी का यही मतलब उसका नेचर है कि हम जो है हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, है ना। हम पीछे मुड़ के फिर दोबारा से उसी स्पॉट में नहीं आते हैं। तो दिस इज द सिंबॉलिक मीनिंग। तो कहीं ना कहीं इस पोएम में कार्पे डियम जो थीम है उसको भी इम्प्लाई किया गया है। बहुत स्पष्ट रूप से तो नहीं किए गए हैं, बहुत इम्प्लिसिट हिंट है, ठीक है। तो क्या है इसमें थीम में हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं। क्या मतलब है इसका? लिविंग इन द मोमेंट, है ना। मतलब इसका मेन जो है उसकी मीनिंग तो है सीज द मोमेंट, ठीक है, सीज द डे, मतलब जिस मोमेंट में आप हो उसी पल में आप जियो। तो उसी को मैंने इस तरीके से लिखा, लिविंग इन द मोमेंट, ठीक है। अब हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे, ठीक है। लाइन बाय लाइन डिस्कशन से पहले हम आपको ये बता दें कि इस पोएम का जो फॉर्म है वो क्या है। अगर हम फॉर्म को लेकर के बात करें तो पोएम का फॉर्म क्या है, आप देखना कि उसमें 4 स्टैंजा है। पोएम की जो मतलब जो डिवीजन होता है उसको स्टैंजा बोलते हैं, पैराग्राफ नहीं बोलते। पैराग्राफ प्रोज में होता है ना, पोएम के लिए हमेशा हम स्टैंजा यूज करेंगे। तो उसमें 4 स्टैंजा है जिसमें से हर स्टैंजा में 5 लाइन है ना। सो 4 स्टैंजर्स containing 5 lines
ईच, है ना। इस पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर है इसको हम टेक्निकली बोलेंगे क्विंटेन, है ना, जिसमें एक स्टैंजा में 5 लाइन होते हैं, राइट। अब हम देखेंगे कि इस पोएम को लाइन बाय लाइन एनालाइज करने से क्या निकलता है ना। तो फर्स्ट जो स्टैंजा है वो है 2 roads diverge in a yellow wood and sorry I could not travel both and be one traveler, right। तो पहला बिगिनिंग कहां से हो रहा है? बिगिनिंग हो रहा है कि a traveler reached a point where the road became bifurcated, मतलब रोड जो है वो दोनों दिशाओं में निकल गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि येलो वुड यानी एक जंगल में जिसमें पेड़ों के जो पत्ते हैं वो येलो हो चुके हैं क्योंकि पतझड़ आने ही वाले हैं, तो उसमें 2 रोड दोनों तरफ निकल गए हैं। एंड सॉरी, उन्होंने ये यूज किया है, सॉरी यूज किया है। वाई वॉज ही सॉरी? इससे हमें क्या पता चलता है कि सॉरी जो है सेकंड लाइन में, ठीक है, सेकंड लाइन में हम देख रहे हैं देयर इज अ वर्ड सॉरी, ठीक है। सो देयर इज ऑलरेडी अ सेंस ऑफ रिग्रेट, है ना। तो ये जो रिग्रेट वाला कॉन्सेप्ट है ये थ्रू आउट द पोएम हमें देखने को मिलते हैं, राइट। सो देयर इज अ सेंस ऑफ रिग्रेट। तो उन्होंने कहा आई एम सॉरी बिकॉज आई कुड नॉट ट्रेवल ऑन बोथ द रोड्स, मतलब दोनों रोड में हम एक साथ नहीं चल सकते क्योंकि मैं एक अकेला ट्रेवलर हूँ, राइट। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन एज फार एज आई कुड, ठीक है। अब बोला जा रहा है लॉन्ग आई स्टूड, मैं बहुत समय से खड़ा हूँ वहां पर या खड़ी हूँ और मैं जितना दूर हो सके मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब लंबे टाइम तक उनको क्यों खड़े रहना पड़ा? बिफोर मेकिंग अ डिसीजन ही स्टूड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये जो लाइन है दैट इज लाइन नंबर 3, है ना, थर्ड लाइन। वहां पर क्या लिखा है? लॉन्ग आई स्टूड, ठीक है, लॉन्ग आई स्टूड। बहुत लंबे समय से वो खड़े होकर सोच रहे हैं कि हमें कौन सी राह पर चलना चाहिए। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? देयर इज अ सेंस ऑफ इनडिसाइसिवनेस, है ना, इनडिसाइसिव, देयर इज अ सेंस ऑफ इनडिसाइसिवनेस, ठीक है। मतलब वो श्योर नहीं हो पा रहे कि उनको कौन से राह पर चलना चाहिए, ठीक है। तो वो खड़े होकर वहां पर सोच रहे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा? टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। तो जहां पर अंडरग्रोथ मतलब बहुत डेंस ग्रोथ है, ठीक है, फॉरेस्ट्री, तो उस डेंस ग्रोथ में वो राह क्या है, मुड़ गए हैं, तो वहां से फिर हमें और दिख नहीं रहे, राइट। वेल, नेक्स्ट स्टैंजा की अगर हम बात करें, स्टैंजा 2, तो फिर हम क्या देखेंगे? वहां पर क्या लिखा है? देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला कि अब उन्होंने डिसीजन लिया कि उनको दूसरे राह पे ही चलना है, जो दूसरा रास्ता है उस पे चलना है, ठीक है। क्यों चलना है उसके पीछे उन्होंने वजह बताई, वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो सेकेंड स्टैंजा यानी हम ये देख सकते हैं लाइन नंबर 7 पे, है ना। तो 7th लाइन में हम देखेंगे, 7th लाइन में हम क्या देखेंगे? बेटर क्लेम, ठीक है। उन्होंने कहा कि he chose the road because there was a better claim to do so। उन्होंने उस राह पर क्यों चलने की डिसीजन लिया? क्योंकि that road was grassy and wanted were, ठीक है। ग्रासी यानी उसमें जो घास डले हुए हैं रोड के दोनों साइड में, वो अभी भी ग्रीन कलर के है, फ्रेश है, मतलब उससे हमें ये पता चल रहा है कि उस रोड पर अभी तक कोई चले नहीं है, ठीक है। तो उस रोड पर चलना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वार्न्ड देम रियली अबाउट द सेम। अब इन लाइन का क्या मीनिंग है कि दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वार्न्ड देम रियली अबाउट द सेम। अब यहाँ पर जैसे उन्होंने पहले क्या बोला कि परहैप्स द बेटर क्लेम, हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, उन्होंने ये कहा था कि हमने ये रोड चुना है क्योंकि इस रोड को चुनने के पीछे एक
कारण है, एक वजह है, और वो क्या है कि ये रोड जो है बिल्कुल ग्रासी है और इस रोड पर चलना चाहिए हमें। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट में उन्होंने ये बताया कि वो जो ऑब्जर्वेशन है उनका कि इस रोड पर ज्यादा लोग चले नहीं होंगे, इसलिए हमको इस राह पर चलना चाहिए। लेकिन दूसरे लाइन में उन्होंने ये बता रहे दो, हालांकि एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वार्न्ड देम रियली अबाउट द सेम, जो दूसरा रास्ता है उसमें और इस रास्ते में ज्यादा अंतर नहीं है। मोर और लेस बोथ द रोड्स लुक द सेम, राइट। तो अब क्या है कि जब ऑलमोस्ट सेम ऑप्शंस होते हैं आपके पास, तो डिसीजन मेकिंग जो है वो थोड़ा सा फिर ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि हम कौन सा छोड़ें और कौन सा चुने, राइट। तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन है। तो वो अपने आप को कंसोल कर रहे थे कि हमने जो रास्ता चुना है वो इसलिए चुना है क्योंकि वो ज्यादा फ्रेश, ज्यादा ऐसा लग रहा है कि दैट इज लेस ट्रेवल्ड बाय। लेकिन वो उतना भी लेस ट्रेवल्ड नहीं है क्योंकि वो रोड और इस रोड में ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। तो ये बस अपने आप को कंसोल करना है और कुछ नहीं। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा 3 में क्या है? एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया कि both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. तो अब उन्होंने ये बताया कि उस मॉर्निंग में जब वो खड़े थे उस राह पर, उस मॉर्निंग में दोनों रास्ता ही बिल्कुल बराबर बराबर दिख रहे थे, उनके पत्तों पर किसी का पैर नहीं पड़ा। नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, मतलब पत्ते जो है दोनों में ग्रीन कलर के ही दिख रहे थे, कोई उस पर कदम रखकर उसको मतलब उसके कलर जो है वो चेंज नहीं हुआ है। सो द बोथ ऑफ द रोड्स वर लुकिंग मोर और लेस द सेम, ठीक है। येट अच्छा ओके, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, उन्होंने ये लिखा कि जो पहला वाला रास्ता है, जो ऑप्शन उन्होंने छोड़ दिया था, तो उन्होंने ये कहा कि अब वो रास्ता जो है मैं किसी और दिन के लिए उसको रख रहा हूँ, ठीक है, कभी मैं और आऊंगा तब उस रास्ते पर मैं चलूंगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, और जबकि मुझे ये पता है कि राह पर लोग कैसे चलते हैं, कि एक राह पर फिर हमें दूसरा राह मिल जाता है, फिर तीसरा मिल जाता है, तो हम पीछे तो नहीं आते मुड़ के फिर। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, तो मेरे मन में भी ये डाउट है कि मैं कभी भी वापस आऊं या ना। अब लास्ट स्टैंजा में उन्होंने ये लिखा, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई, ठीक है। अब ये गौर करने वाली बात है, स्टैंजा 4 में क्या लिखा है? विथ अ साई, ठीक है। ये फ्रेज हमें देखने को मिलते हैं, विथ अ साई, राइट। अब साई में क्या होता है? इट इंडिकेट्स अ सेंस ऑफ रिग्रेट, और सैडनेस, है ना। जब हम दुखी होते हैं तभी हम लंबी सांस लेते हैं और फिर बात करते हैं। सेंस ऑफ रिग्रेट हो सकता है, सेंस ऑफ सैडनेस हो सकता है, राइट। तो हम जो है थोड़ा दुखी होकर ही हम इस चीज को बोलेंगे कि somewhere ages and ages hence two roads diverged in a ode, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. तो एजेस एंड एजेस, पता नहीं वो कितने दिनों तक अपने आप को यही बोलते रहेंगे कि जंगल में दो रोड जो है ऐसे अलग निकल गए थे दूसरे डायरेक्शन में, और मैं उसी रास्ते को चुना जिसमें जो रास्ता ज्यादा फ्रेश दिख रहे थे, जिसमें लोग कम चलते हैं, और इसी के कारण सारे जो भी डिफरेंस इन द सेंस कि आज हम जहां पर खड़े हैं फ्यूचर में, वो उसी रोड पर चलने के कारण ही हम खड़े हैं। सो दिस वाज काइंड ऑफ अ फॉल्स क्लेम, ठीक है। वो एक फॉल्स क्लेम है कि हमने इसलिए उस रास्ते को चुना है क्योंकि वो रास्ता जो है लेस ट्रेवल्ड बाय, मतलब वहां पे लोग ज्यादा नहीं चलते हैं। वो एक फॉल्स क्लेम इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने आप को यही कहा कि बाद में कभी फ्यूचर टाइम में वो अपने आप से इसी तरीके से बोलेंगे कि हमने उस रास्ते को इसलिए चुना है बिकॉज दैट रोड वॉज लेस ट्रेवल्ड बाय, उस रोड पे कम ही लोग चलते हैं, जो कि फॉल्स क्लेम है क्योंकि
मतलब प्रीवियस स्टैंजा में ही हमने ये देखा है कि उस मॉर्निंग में पर्टिकुलरली दोनों ही रोड लगभग लगभग सेम जैसी डले हुए थे, तो वो किसी भी राह पर मतलब चल सकते थे। लेकिन वो क्योंकि उनको कंस्टेंटली ये लगेगा कि पता नहीं दूसरे रास्ते पर चलने से हमें क्या मिलता क्या होता, तो इसीलिए वो अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे ये बोलकर कि ये रास्ता जो है ये हमें इसलिए अच्छा लगा क्योंकि वो जो है वो लेस ट्रेवल्ड है ना। ऑलराइट, तो अब हम ये देखेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ पोएम इज दिस, किस तरीके की पोएम ये है। ठीक है, तो ये जो है दिस इज बेसिकली अ नैरेटिव पोएम। ठीक है, वाई नैरेटिव, नैरेटिव मतलब क्या होता है, नैरेटिव कम्स फ्रॉम नैरेशन। ठीक है, नैरेटिव जो है ये कहां से आया है, नैरेशन से। नैरेशन मतलब क्या होता है, एक तो ग्रामर में है नैरेशन चेंज, है ना, वहां पर हम इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच ये सब सीखते हैं। नैरेशन मतलब एक्चुअली होता है द प्रोसेस ऑफ टेलिंग, बोलने का जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड नैरेशन। तो यहाँ पर नैरेटिव पोएम मतलब एक घटना को बताया जा रहा है, उसके वर्णन किए जा रहे हैं, नैरेट किए जा रहे हैं, तो इसीलिए इस पोएम को हम नैरेटिव पोएम बोलेंगे। ठीक है, ऑलराइट, अब हम ये देखेंगे कि इस पोएम का जो राइम स्कीम है, क्योंकि पोएम है तो फिर हमें राइम स्कीम, मीटर, इन चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा थीम वगैरह के साथ साथ, है ना। तो इसकी जो राइम स्कीम है वो क्या है, सो व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम, राइट। राइम स्कीम क्या है इस पोएम का, इसकी राइम स्कीम है ए बी ए ए बी। ठीक है, अब इसको हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, राइम स्कीम को हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, है ना। राइम स्कीम डिटेक्ट करना बहुत आसान है। ठीक है, जैसे कि अगर हम फर्स्ट स्टैंजा की बात करें तो हम देखेंगे कि उसकी जो 5 लाइन है उसमें वो क्या है। देखिए 5 लाइन होते हैं हर स्टैंजा में इस पोएम में। ठीक है, तो पहला जो स्टैंजा है उसकी लास्ट वर्ड हम मतलब यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, ओके, लास्ट वर्ड में क्या है, अच्छा फर्स्ट लाइन का अगर हम लास्ट वर्ड देखें क्या है उसमें, वुड, है ना। ठीक है, दूसरे में क्या है, बोथ। ठीक है, तो एक तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, क्योंकि दो अलग अलग प्रकार के वर्ड मिल रहे हैं हमको। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के साथ मैच नहीं हो रहे हैं। ठीक है, वुड बोथ, तो हम इन दोनों को अलग अलग आइडेंटिफाई करेंगे, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक है, अब तीसरे लाइन में क्या है, स्टूड। ठीक है, इसका मतलब ए, फिर से यहाँ पर आप देखिए वुड और स्टूड दोनों मैच कर रहे हैं, तो अगर ये ए है तो ये भी ए है ना। फोर्थ लाइन में क्या है, कुड। ठीक है, ये भी मैच हो रहे हैं, वुड स्टूड कुड। ठीक है, तो ये भी ए कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, फिफ्थ लाइन में क्या है, अंडर ग्रोथ। ठीक है, फिफ्थ लाइन में है अंडर ग्रोथ, राइट। अब अंडर ग्रोथ किसके साथ मैच हो रहे हैं, बोथ के साथ, बोथ अंडर ग्रोथ, तो फिर अगर ये बी कहलाएगा तो ये भी बी कहलाएगा। तो ओवरऑल राइम स्कीम क्या हो गया, ए बी ए बी, वही ए बी ए बी। ठीक है, तो ये हो गया राइम स्कीम। ओके, अब हम बात करेंगे मीटर। मीटर कौन सा है, अब मीटर को समझने के लिए हमें उस पोएम की लाइन को स्कैन करना पड़ेगा, है ना। वैसे तो इस पोएम का डोमिनेंट मीटर है आयम्बिक टेट्रामीटर, है ना। डोमिनेंट मीटर इस पोएम का है, मतलब जो कि मोस्टली इस पोएम में देखा जा सकता है, तभी ये डोमिनेंट मीटर कहला रहे हैं, वो है आयम्बिक टेट्रामीटर। ठीक है, और ओकेजनली हम एक और मीटर भी देख सकते हैं, वो है एनापेस्ट। ठीक है, एनापेस्ट ये ओकेजनल है। ठीक है, मोस्टली हमें पोएम में आयम्बिक टेट्रामीटर ही देखने को मिलता है। तो आयम्बिक टेट्रामीटर क्या है, टेट्रा मतलब तो 4, है ना, तो 4 मीटर होंगे, और आयम्बिक का मतलब क्या है, 1 unstressed foot is followed by another stressed foot, है ना। तो फिर इसमें हम देखेंगे कि एक जो मतलब पहला जो फुट है इसके वो है अनस्ट्रेस्ड, दूसरा फुट क्या है, स्ट्रेस्ड। ठीक है, तो वो आयम्बिक कहलाएगा। तो इस पोएम में ये चीज कैसे हो रहा है,
अब उसके लिए हमें करना पड़ेगा पोएम की लाइन को स्कैन, ठीक है। ओके, हम एक दो लाइन ही यहाँ पर स्कैन करके आपको बता रहे हैं, डिटेल आपको हमारे नोट्स में मिल जाएंगे जो कि हम अपने रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो पहला लाइन क्या है, टू रोड्स diverged in a yellow wood, ठीक है। ऑलराइट, और नेक्स्ट क्या है, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, ठीक है। अब इसको हम कैसे स्कैन करेंगे, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है हमारे एक्सेंट के ऊपर, ठीक है। मतलब बोलते टाइम जिस फूट पे हम ज्यादा स्ट्रेस डाल रहे हैं वो होता है स्ट्रेस्ड, और जिसमें नहीं डाल रहे वो होता है अनस्ट्रेस्ड। तो पहला स्कैन तो ऐसे होंगे, टू रोड्स, उसके बाद क्या है, डाइवर्स्ड। तो आप देख रहे हो डाइवर्स्ड, डाई पे नहीं आ रहा है स्ट्रेस, वर्स्ट पे आ रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, राइट। सो डाइवर्स्ड में हम अलग एक यहाँ पर स्कैन लगाएंगे। उसके बाद इन अ येलो वुड, राइट, इन अ येलो, ठीक है। तो हम येलो, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेस आ रहा है तो यहाँ पर हम एक और स्कैन करेंगे, बाकी लो वुड तक एक और मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो कितना मीटर हुआ, 1 2 3 4, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड टेट्रामीटर, राइट। ओके, तो टू रोड्स, ठीक है। तो रोड्स पे यहाँ पर स्ट्रेस आ रहा है, डाइवर्स्ड, वर्स्ट पे स्ट्रेस आ रहा है, इन येलो, तो येलो पे स्ट्रेस आ रहा है, यल पे एक्चुअली स्ट्रेस आ रहा है, लो पे नहीं। मतलब येलो जो वर्ड है इसके पहले हम स्ट्रेस दे रहे हैं, बाद में नहीं। तो यहाँ पर स्ट्रेस आ रहा है येलो वुड, ठीक है। फिर वुड पे स्ट्रेस। नेक्स्ट लाइन पे हम कैसे स्कैन करेंगे, एंड सॉरी। तो आप देखो, एंड सॉरी, तो हम स्ट्रेस कहाँ डाल रहे हैं, सॉ पे डाल रहे हैं, है ना। मतलब सॉरी के शुरू में डाल रहे हैं, जैसे येलो के शुरू में येलो पे हम मतलब यल वहां तक हमने स्ट्रेस किया है। सिमिलरली सॉरी, तो सॉरी जो है इसके शुरुआत में स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको इस तरीके से स्कैन करेंगे, एंड सॉरी आई कुड नॉट, ठीक है। एंड सॉरी आई, तो सॉरी आई पे फिर से स्ट्रेस आ रहा है, कुड नॉट, फिर ट्रैवल, आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, तो फिर ट्रैवल के ट्रैप पे स्ट्रेस आ रहे हैं, राइट। तो ये यहाँ से अलग हो जाएगा। तो अगेन 4 मीटर्स आर देयर, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 मीटर हो गया। अब यहाँ पर सॉरी की शुरुआत में आ रहे हैं, ठीक, मतलब यानी ये स्ट्रेस्ड है। उसके बाद आई पे आ रहे हैं, उसके बाद कुड नॉट ट्रैवल, तो वहां पर हम स्ट्रेस दे रहे हैं। उसके बाद वेल बोथ, ठीक है। ऑब्वियसली बोथ भी स्ट्रेस्ड है। तो ये डिपेंड करता है कि हम प्रोनाउंस कैसे कर रहे हैं, हम एसेंट कैसे बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड, ठीक है। तो रोड्स पे आप स्ट्रेस दे रहे हो, डाइवर्स्ड वर्ड्स पे आप स्ट्रेस दे रहे हो, ये ना येलो पे आप यानी येलो के शुरुआत में आप स्ट्रेस दे रहे हो, और वुड पे आप स्ट्रेस दे रहे हो। एंड सॉरी, तो सॉरी की एसओ पे आप ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हो, मतलब शुरुआत के पार्ट में, तो वहां पर वो स्ट्रेस्ड हो जाएगा। आई कुड नॉट, आई पे स्ट्रेस हो रहा है, आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, तो ट्रैवल के ट्रा पे स्ट्रेस आ रहे हैं, है ना। तो उसके बाद फिर बोथ पे स्ट्रेस आ रहे हैं। तो आईएमपी वही कहलाता है कि ये जो है द वन फुट इज अनस्ट्रेस्ड एंड इट मस्ट बी फॉलोड बाय वन स्ट्रेस्ड फुट, मतलब ये वाला स्ट्रेस्ड है। तो ओवरऑल ये आईएमपी का पैटर्न है। अब जो ओकेजनल एनापिस्ट भी एक इसका मीटर है। अब ये एनापिस्ट क्या कहलाता है, एनापिस्ट होता है कि दो अनस्ट्रेस्ड फुट जब एक स्ट्रेस्ड फुट के द्वारा फॉलो होंगे उसको हम बोलेंगे एनापिस्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, ये भी एक अनस्ट्रेस्ड फुट है और ये भी अनस्ट्रेस्ड फुट है, जबकि ये स्ट्रेस्ड फुट है, तो इसीलिए ये एनापिस्ट कहलाएगा, राइट। तो डोमिनेंट यानी मोस्टली हम देख रहे हैं कि आयमिक ही है ये, कभी कभी एनापिस्ट भी है, राइट। ओके, अब अगर हम लिटरेरी डिवाइसेस की बात करें, ठीक है, लिटरेरी डिवाइस जो है अगर हम उसकी बात करें, कौन कौन से लिटरेरी डिवाइस यहाँ पर यूज किए गए हैं,
ठीक है। सो आवर नेक्स्ट कंसर्न इज लिटरेरी डिवाइस। लिटरेरी डिवाइस, ठीक है। ओके, इसके लिए भी हमें जो पोएम है उसको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, पहला डिवाइस जो है दैट इज कॉल्ड एनाफोरा, ठीक है। एनाफोरा क्या कहलाता है? एनाफोरा वो कहलाता है कि जब एक वर्ड सक्सेडिंग लाइंस में लगातार रिपीट होता जाएगा तो उसको हम बोलेंगे एनाफोरा। जैसे पहला ही अगर हम वो ले ले, लाइन स्टैंजा ले ले, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो ओड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, ठीक है। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि सेकेंड, थर्ड और फोर्थ लाइन में, फर्स्ट स्टैंजा की सेकेंड, थर्ड और फोर्थ लाइन में क्या हो रहा है कि लगातार एंड शब्द जो है वो रिपीट हो रहे हैं, राइट। तो रिपीटेशन ऑफ एंड, ठीक है, रिपीटेशन ऑफ एंड, तो इसीलिए ये एनाफोरा तो एक डिवाइस इसमें हो गया। दूसरा डिवाइस क्या है? दूसरा डिवाइस है सिंबल, है ना, क्योंकि ये पोएम ओवरऑल सिंबॉलिक तो है ही, ठीक है। तो इसीलिए सिंबल भी यूज किए गए हैं। कैसे? जैसे रोड हो गया, है ना, रोड स्टैंड्स फॉर द चॉइसेस वी मेक इन आवर लाइफ, ठीक है। तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि इसमें एलिटरेशन भी यूज हुआ है, ठीक है, इसमें एलिटरेशन भी यूज हुआ है। एलिटरेशन कहाँ हुआ है यूज? उसमें भी आप पोएम को ध्यान से देखो। सेकेंड स्टैंजा में थर्ड लाइन, ठीक है, थर्ड लाइन में क्या है? थर्ड लाइन में ये वाला फ्रेज यूज किया गया है, वांटेड वर्ड, ठीक है। तो आप देख रहे हो एलिटरेशन मतलब क्या होता है? सेम जो लेटर है, जो साउंड है वो रिपीट होता जाता है, तो वांटेड वर्ड, ठीक है। तो दोनों ही डब्ल्यू वाला जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो हो रहा है वहां पर, तो इसलिए एलिटरेशन तो एक और डिवाइस हो गया, है ना। उसके बाद एक डिवाइस और भी यूज हुआ है, जैसे इन्वर्सन और हाइपर बेटन, ठीक है। इन्वर्सन या हाइपर बेटन, इसका क्या मतलब है? जब यूजुअल वर्ड ऑर्डर जो है, मतलब सेंटेंस का यूजुअल वर्ड ऑर्डर रहता है, जैसे सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, तो यूजुअल वर्ड ऑर्डर को जब हम मतलब घुमा के यूज करते हैं, एज इट इज नहीं यूज करते बल्कि हम रिवर्स कर देते हैं, ठीक है, तो हम उसको इन्वर्सन या हाइपरबेटन बोलेंगे। इसके अलावा भी जितने सारे लिटरेरी डिवाइसेस हैं वो हम अपने नोट्स में प्रोवाइड किए हैं, जो कि हमारे रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को मतलब अवेलेबल हो सकते हैं। इतना ही।